सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो हमने जैसा कि आपको बताया है सेकंड ग्रेड में जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं उनकी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज शुरू की है, जिसमें कि आपकी एक क्लास हो चुकी है। टॉपिक चल रहा है मांग, ठीक है। और मांग के टॉपिक के बाद में जो पूर्ति है, ऐसे जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपको प्रश्नों की भाषा जो है, प्रश्नों की जो लैंग्वेज है वो आपके समझ में आ जाएगी। दूसरा इसका आपको फ़ायदा ये है कि आपके जो टॉपिक हैं, ठीक है, वो टॉपिक साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों के साथ साथ में उनका जैसे भी विश्लेषण होता है विश्लेषण भी आपको करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु की मांग मात्रा स्वतंत्र चर होती है, ठीक है। मांग के नियम के अंतर्गत, मांग के नियम के अंतर्गत जो है वस्तु की मांग मात्रा स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो इसकी ये बात जो है ये सही है, ठीक है। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और इसके बाद में वस्तु की कीमत है उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध का अध्ययन किया जाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा डी, पहली दूसरी तीसरी जो तीनों ही कथन है तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न कि वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है और किसी श्रेणी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी कि वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ऐसी वस्तुएं, ठीक है, अगर किसी की क्या हो जाएगी, मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है, कीमत बढ़ गई तो दूसरे की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा जो है वो किया होता है पूरक वस्तुओं की स्थिति में। कैसी वस्तुओं की स्थिति में, पूरक वस्तुओं की स्थिति में होता है, ठीक है। क्योंकि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे बात करें हम यहाँ पर हम बात करें, उदाहरण लेते हैं बाइक और पेट्रोल का। बाइक और पेट्रोल का उदाहरण लें, ठीक है। बाइक और पेट्रोल का हम उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो है दूसरी वस्तु बाइक जो है इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा मांग का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसमें कीमत भी आती है, समयावधि भी आती है और आवश्यकता या प्रभावी इच्छा भी आती है, तो इसका होगा ये सभी, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिस्थापन वस्तु का मांग वक्र कौन सा है। प्रतिस्थापन वस्तु का मांग वक्र कौन सा है। तो प्रतिस्थापन वस्तु की अगर हम बात करें, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और इनका जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। और एक बात, मैंने इसमें वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मांग का एक प्रकार है। मांग का एक प्रकार है, तो यहाँ पर बात करें तो आड़ी मांग जो है, ठीक है, वो एक मांग का प्रकार है, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे 117 नंबर प्रश्न, मांग की लोच से क्या अभिप्राय है। देखिए, मांग की लोच से अभिप्राय है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होना, ठीक है। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, और मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इसका। इसका आगे 2-4 क्वेश्चन और आएंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है कि मांग की लोच का निर्धारक घटक होता है। मांग की लोच का निर्धारक घटक होता है तो वस्तु की प्रकृति, किसी भी वस्तु की जो प्रकृति है वो मांग की लोच का निर्धारक घटक होता है। यानी कि वस्तु जो गिफिन वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, कैसी वस्तु है, सामान्य वस्तु है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय एवं कॉफ़ी आदि की मांग की आड़ी लोच किस प्रकार की होती है। तो ये धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। इसके बाद में 120 नंबर प्रश्न देखिए
120 नंबर प्रश्न है कि यदि आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाए, यदि आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाए तो वस्तु की आय लोच कितनी होगी, वस्तु की आय लोच कितनी होगी। तो यहाँ पर बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आय में वृद्धि हो रही है, आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इसके साथ मांग क्या हो रही है, मांग हो रही है कम, यानी कि ऋणात्मक प्रभाव है। अगर दोनों बराबर होते तो इकाई के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है, क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, तो इसका होगा डी होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, आगे देखिए प्रश्न नंबर 121 नंबर प्रश्न, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच कैसी होगी, तो ऋणात्मक होगी, ठीक है। इसके बाद में समाज में धन का वितरण असमान होने पर मांग की लोच कैसी होती है। देखिए समाज में जब धन का वितरण असमान होता है तो ऐसी कंडीशन में जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है, कैसी होती है, बेलोचदार होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की होती है, इनमें से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की होती है, तो वो होती है जी नमक की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है नमक, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न है कि मांग की लोच शून्य होने पर वस्तुएं निम्न में से किस प्रकृति की होती हैं। मांग की लोच जब शून्य होंगी तो जो वस्तुएं निम्न में से किस प्रकृति की होती हैं, तो वो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, कैसी वस्तुएं होती हैं, स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, ईडी बराबर जीरो का अर्थ होता है कि मांग की लोच, यहाँ पर क्या है, मांग की लोच, ईडी बराबर जीरो का अर्थ जो है वो है पूर्णतः लोचहीन है, पूर्णतः क्या है, लोचहीन है, ठीक है, क्या है, पूर्णतः लोचहीन है, ठीक है। इसका वक्र बनेगा इस प्रकार का, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजली की मांग लोचदार होने का कारण है, बिजली की मांग लोचदार होने का कारण है कि ये विभिन्न उपयोगों में ली जाती है, विभिन्न उपयोगों में ली जाती है, ठीक है, तो इसका आएगा ये मिश्रित उपयोगों में लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में 127 नंबर प्रश्न देखिए कि वह मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है निम्न में से किस प्रकार की लोच को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बात कर रहा है ये एक्स अक्ष के समानांतर होने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लोच जो है वो अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कीमत लोच गुणांक की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आपका जो आंसर आएगा जो, तो इसका आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है डेल क्यू बटे डेल पी इंटू पी बटे क्यू, यानी कि मांग का प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत का प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में देखिए पहला ऑप्शन है, आड़ी मांग में वस्तुएं हीन व उत्तम प्रकार की होती हैं, ठीक है, सही बताना है हमें, हमें क्या बताना है, सही, तो ये नहीं होता है, उत्तम प्रकार की नहीं होती हैं, ठीक है। तो आड़ी मांग में वस्तुएं प्रतियोगी व पूरक होती हैं, तो ये इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 130 नंबर प्रश्न, मांग की आय लोच को निम्न सूत्र की सहायता से मापा जा सकता है, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, यदि उपभोक्ता की आय में 1% की वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय में 1% की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में 5% की वृद्धि होती है तो मांग की आय लोच गुणांक क्या होगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं आय में वृद्धि हो रही है 1% और मांग में वृद्धि हो रही है 5%, तो मांग की आय लोच गुणांक में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसमें हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में आय में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि इसमें आपके बनेगा
1/5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 131 नंबर प्रश्न का आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच को मापने की कुल आगम व कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने प्रतिपादन किया था इसका? तो अल्फ्रेड मार्शल आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। स्थिर ढाल वाले रेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच होती है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बिंदु रेखा विधि की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो मांग वक्र है, ठीक है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर जो मांग की लोच है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है इकाई के बराबर, यहाँ होती है जो अनंत, इधर होती है, यहाँ होती है शून्य, अनंत, इकाई से कम, इकाई से अधिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मांग की कीमत लोच को मापने की कौन सी विधि या विधियाँ है? तो मांग की लोच को मापने की जो है कुल आगम व कुल व्यय रीति भी है। ठीक है, अनुपातिक विधि भी है और बिंदु विधि भी है, सभी हैं ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 136 नंबर प्रश्न की। मूल्य में 10% परिवर्तन तथा मांग में 15% परिवर्तन होने पर मांग की मूल्य सापेक्षता कितनी होगी? ठीक है, 136 नंबर प्रश्न है। तो इसमें आपके ले लेंगे मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है 15% का, मूल्य में कितना हो रहा है 10% का। फॉर्मूला लगाएंगे मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, 137 नंबर प्रश्न है। इस रेखा चित्र के अनुसार मांग की मूल्य सापेक्षता होगी। मांग की मूल्य सापेक्षता होगी। तो ये बिंदु रेखा विधि की यहाँ बात हो रही है, तो इसमें फॉर्मूला लगता है कि निचला हिस्सा, ठीक है, क्या निचला हिस्सा या निचला भाग भी बोल सकते हैं इसे, निचला हिस्सा बटा में ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा बटा में ऊपरी हिस्सा। ठीक है, इस मांग वक्र का, ठीक है, ऊपरी हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो निचला हिस्सा है पी के। ठीक है, तो पी के ये रहा। ठीक है, और ऊपरी हिस्सा है इसका पी आर, ऊपरी हिस्सा है पी आर। तो ये ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 138 नंबर प्रश्न की। 138 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच शून्य होगी। इसके बाद में एक ही मांग वक्र भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच बदलती रहती है। तो इसकी जो दोनों ही बातें जो है वो दोनों ही बातें इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे 139 नंबर प्रश्न की कि दो निकट स्थानापन्न वस्तुएं मांग की प्रतिस्थापन लोच कैसी होती है? तो इकाई से अधिक होती है। 140 नंबर प्रश्न है। 140 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दशा में, यहाँ पर बात हो रही है मांग का अनुपातिक परिवर्तन जो है वो कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से क्या है, ज़्यादा है, तो इसे अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। क्या कहेंगे? अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। बाकी ये सब चीज़ें मेरी क्लासेस के अंदर समझाई हुई हैं। ठीक है, आप क्लासेस जाकर देखिए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।